बंगाल में ममता से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर निकली हुई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तारापीठ में देवी मां का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर रथ को रवाना किया और ममता बनर्जी पर बंगाल की संस्कृति नहीं बचाने का आरोप लगाया। क्या देवी के आशीर्वाद से दीदी को मात दे पाएंगे नड्डा? एबीपी स्पेशल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नड्डा ने लिया देवी से विजय का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के मशहूर तारापीठ मंदिर में नड्डा की देवी पूजा। पुष्पांजलि पुष्पम श्रीमद एक जटा भाई आप कौन तारा देवता हुई नील श्री चरणे समर्पित वस्तु। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह सुबह देवी मां की पूजा की, पेड़े का भोग लगाया और साड़ी भेंट की। जय तारा। तारापीठ मंदिर में जेपी नड्डा जब देवी मां का आशीर्वाद ले रहे थे तो साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद थे। तुम तो बंगाली बन गया है। बीजेपी के नेताओं ने जिस तारापीठ मंदिर में पूजा की है वो मंदिर मुरादों वाली माता का मंदिर है। और पश्चिम बंगाल में इस मंदिर की खास मान्यता है। 51 शक्ति पीठों में से एक तारापीठ का ये मंदिर कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले में पड़ता है। मम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। जय मां तारा, जय मां तारा, जय जय तारा, जय गुरु रामदेव। पुष्पांजलि। जेपी नड्डा ने देवी मां के इस मंदिर से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया, उस संकल्प को समझने से पहले इस मंदिर की मान्यता को समझना जरूरी है। लिहाजा पहले इस मंदिर के बारे में जानिए, फिर मंदिर के रास्ते आगे बढ़ने वाली राजनीति के बारे में समझेंगे। फिलहाल जहां पर हम हैं, ये भव्य मंदिर का नजारा आपको दिखा रहे हैं। ये तारापीठ मंदिर है। हालांकि इस मंदिर की जो अहमियत और उसके साथ साथ लोगों में जो विश्वास है वो बहुत जाने माने हैं। हर दिन सुबह से इसी तरीके से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, हमने आए दिन देखा है कि इस तरीके से बंगाल की जो अस्मिता है उसको छूने की कोशिश की है। मेरे पीछे की भीड़ दर्शा रही है कि किस तरीके से बंगाली के जहन में, दिलों में और सराखों पर ये मंदिर बसते हैं और उसी श्रद्धा को छूने की, उसी रूह को छूने की कोशिश जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता के पास है। और यही वजह रही कि जब तारापीठ मंदिर में जेपी नड्डा पूजा के लिए पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। तारापीठ की गलियां बीजेपी के झंडों से पटी हुई थी। इसी मंदिर में दर्शन के बाद जेपी नड्डा ने ममता सरकार को
सत्ता से बेदखल करने के लिए परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। टीवी स्क्रीन पर जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, यही वो परिवर्तन रथ है जिसके जरिए बीजेपी बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी को बेदखल करने की तैयारी कर रही है। जिस बीरभूम जिले में नड्डा ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई, वो टीएमसी के बड़े नेता अनुव्रत मंडल के प्रभाव वाला इलाका है। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ऋत्विक इस रथ के भीतर पहुंचे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए लेकर आए। ये एक बस है जिसको रथ में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे सुव्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि नेता जो आएंगे वहां पर पधारेंगे। ये जो व्यवस्था है ये किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कुल 6 लोगों की बैठने की इंतजामात यहाँ पर किया जा सकता है और तमाम जो सुविधा है इसमें है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर नेता वो बैठ जाते हैं तो बाहर का जो नजारा है वो किस तरीके से लोग भी देख सकते हैं। बीजेपी इस तरह के रथ राज्य के अलग अलग इलाकों से निकाल रही है, जो सभी 294 विधानसभा सीटों का दौरा करने के बाद कोलकाता पहुंचेगी। देखिए, ममता जी अपना जिसको बोलते हैं मानसिक संतुलन, उसमें उस दृष्टि से जो बैलेंस चाहिए शब्दों में भी और विचार में भी, उसमें उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि धरती उनके नीचे से खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल की धरती खिसक चुकी है। ये तीसरी परिवर्तन यात्रा में मैं शामिल हो रहा हूँ। आप भी 2 परिवर्तन यात्राओं में थी। आपने देखा किस तरीके से जन सैलाब और आज भी जिस तरीके से जन सैलाब चल रहा है, ये उनको इससे बहुत पीड़ा हो रही है और इसलिए आरोप और जिसको मैं ये कहूँगा कि लोगों को गुमराह करना, जो उनकी जीवन शैली है, यही वो करती आई हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिलहाल तारापीठ में रथ यात्रा को रवाना करने के बाद जेपी नड्डा गरजे और खूब गरजे। एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया। भारत माता की। ममता बनर्जी को बंगाल की संस्कृति की याद दिलाई और ये कहते हुए हमला किया कि ममता विरासत को संभाल पाने में नाकाम है। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था मां, माटी, मानुष। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना है। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। इन्होंने मां, माटी, मानुष छोड़ करके तानाशाही, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और टोलाबाजी, रंगदारी, पैसा लाओ 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 खाओ खाओ खाओ, कॉट मनी। मई महीने में लोग आपको कट कर देंगे, ये ध्यान रखना। आपको सरकार से कट कर देंगे। जेपी नड्डा ने बीरभूम के तारापीठ से ममता बनर्जी पर हमला किया तो यहां से 125 किलोमीटर दूर वर्धमान में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया और कह दिया कि बीजेपी का कोई धर्म नहीं है। এবং তাই বলি বিজেপি থেকে সাবধান, বিজেপি থেকে সাবধান। মনে রাখবেন, বিদায় দাও, বিদায় দাও। মনে রাখবেন, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। আমার দেশ ফিরিয়ে দাও, ভারতবর্ষ ফিরিয়ে দাও। ভারতবর্ষকে আজকে শ্মশানে পরিণত করেছে এরা। বাংলাকেও আগামী দিনে এরা চায় कि एरा श्मशाने परिणत करबे। बंगाल का पूरा चुनाव ममता वर्सेस बीजेपी हो चुका है। ममता बनर्जी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी को घेर रही हैं, तो बीजेपी ममता से सत्ता छीनने के लिए परिवर्तन यात्रा के जरिए माहौल बना रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूसरे चरण में एक और झाड़ग्राम से तो वहीं दूसरी ओर बीरभूम से 2 परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार से एक और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि इसे जितना बड़ा किया जा सके उतना ही करना होगा। इसीलिए कई आला नेता आने वाले दिनों में बंगाल आएंगे और इस परिवर्तन यात्रा में शामिल भी होंगे, जैसे राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और भी कई नेता। हालांकि इन सब के बीच में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मार्च के पहले हफ्ते में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक महारैली को संबोधित करेंगे। बिहार में आज करीब 3 महीने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली से पटना भेजे गए शहनवाज हुसैन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बस उद्योग मंत्रालय का जिम्मा दिया है, जहां ज्यादा कुछ कर पाने का बिहार में स्कोप है नहीं। मैं सैयद शहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम भारत के आइन के तहत सच्ची अकीदत और यकीन रखूँ। शायद बिहार की राजनीति की दिशा बदलने वाली है और इसलिए बिहार में बीजेपी के सबसे पुराने युवा नेताओं में से एक सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से बुलाकर बिहार में मंत्री बनाया गया है। मैं बिहार रियासत के वजीर के तौर पर अपने फराइज को अंजाम यही अकीदत और खालिस ज़मीर के साथ करूंगा। 2005 से 2021 के बीच बीजेपी करीब 12-13 साल से सत्ता में है और ये पहला मौका है जब बीजेपी ने बिहार जैसे राज्य में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया है। इससे पहले एनडीए की सरकार में अब तक जेडीयू कोटे से ही मुस्लिम नेता मंत्री होते रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम परिधि में बंधने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 70% आबादी वाले किशनगंज से एक बार एनडीए का कोई उम्मीदवार जीता तो मैं ही जीता हूँ। हमें यहाँ शाहनवाज हुसैन एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी लाई है, न कि शाहनवाज हुसैन के मजहब के आधार पर मुझे लाई है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, एकदम 24 कैरेट का। कभी यहीं सी पार्टी में पैदा हुआ और यही मेरी पार्टी रहने वाली है। शहनवाज हुसैन की उम्र 52 साल है। राजनीति के लिहाज से देखें तो युवा है। माना यह जा रहा है कि शहनवाज हुसैन के जरिए बीजेपी पुरानी पहचान से निकलकर अपना विस्तार करना चाह रही है। साथ ही बीजेपी शहनवाज के जरिए नीतीश कुमार के कद को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शहनवाज भी अटल बिहारी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार भी। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से शहनवाज हुसैन एक तरीके से हाशिए पर चल रहे थे। पार्टी में सिर्फ प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली हुई थी। साल 2014 में वो भागलपुर से लोकसभा चुनाव हारे और 2019 में टिकट भी नहीं ले पाए। कहा तो ये भी जाता है कि साल 2015 में जब बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तब पार्टी ने शहनवाज हुसैन को सीएम का चेहरा बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन ऐलान से ठीक पहले ये खबर लीक हो गई और पार्टी ने ये आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। इसके बाद से ही शहनवाज मुख्य धारा की राजनीति से आउट चल रहे थे। अब इस वापसी से माना यह जा रहा है कि बीजेपी बिहार में न सिर्फ नीतीश को अपने काबू में रखेगी, बल्कि लालू के वोट बैंक पर भी नजर रखेगी। हो ये रहा है कि बिहार की राजनीति से सुशील मोदी के बाहर होने से नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत हो रही है। बीजेपी ने जिन लोगों को सरकार में आगे किया है वो अनुभव के मामले में कमजोर हैं। साथ ही नीतीश कुमार के साथ उनका तालमेल भी नहीं है। और ये बात बीजेपी के ही विधायक आज की तारीख में खुलकर एबीपी न्यूज के कैमरे पर कह भी रहे हैं। सब नौसिखिया लोग मंत्री बन गए हैं, कोई अनुभवहीन सब सारे लोग बन गए हैं। जिन पर दाग है, बहुत सारे केसेस हैं, वो सब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। और खास करके अपर कास्ट ने सबसे ज़्यादा वोट दिया, बीजेपी को खड़ा किया। और अपर कास्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया कि लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। बिहार में देखिएगा कहीं वो स्थिति न हो जाए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति हुई, कहीं अपर कास्ट के इग्नोर करके कहीं वो स्थिति बिहार में न पैदा हो जाए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार तलवार की धार पर है। मतलब ये कि बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में सरकार का साथ दे रहे विधायकों की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है,
तो बीजेपी के अब तक 16 मंत्री हो गए हैं। नीतीश की पार्टी के 12 मंत्री वीआईपी और हम से एक मंत्री हैं। बीजेपी विधायकों की संख्या ज्यादा है तो पहली बार बिहार की सत्ता में बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री भी बनाए गए हैं। लेकिन मौजूदा विस्तार में न तो जातीय संतुलन का ख्याल रखा गया है और न ही क्षेत्रीय संतुलन का। क्या आपको लगता है कुछ जातियां छूट गई हैं जिन्हें अगले उस मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि कोई आ गया कोई छूट गया, लेकिन एरिया जो है लगभग सब जगह के लोग यहाँ पर हैं और ताकि एक कोशिश होती है और बहुत ही सीमित होती है, संख्या तो बहुत सीमित होती है, तो इसलिए ऐसी संख्या सीमित होने के कारण आप तो हर चीज तो नहीं सोच सकते। बीजेपी ने युवा चेहरों को आगे किया है तो नीतीश कुमार ने सरकार चलाने के लिए अपने अनुभवी चेहरों पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी के सुभाष सिंह, नीरज कुमार बबलू, नितिन नवीन, आलोक रंजन झा, नारायण प्रसाद और जनक राम पहली बार मंत्री बने हैं, तो जेडीयू ने संजय झा, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन साहनी जैसे पुराने नेताओं को फिर से कैबिनेट में जगह दी है। बीएसपी छोड़कर आने वाले जमा खान और निर्दलीय जीतकर नीतीश को समर्थन देने वाले सुमित कुमार सिंह को भी नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है। किसान आंदोलन को विदेशी सेलिब्रिटीज ने समर्थन दिया तो देश में विवाद खड़ा हो गया। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे बड़े लोगों ने ट्वीट करके देश को विदेशी साजिश के खिलाफ आगाह किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच करवा रही है। अब इस विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी कूद पड़े हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पॉप गायिका रिहाना के ट्वीट का समर्थन किया है और कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जो कलाकार ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि सब सरकार के दबाव में ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे सितारों को उन्होंने राग दरबारी तक कह दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ट्विटर वॉर, रिहाना के एक ट्वीट ने जिस आंदोलन की चर्चा नहीं हो रही थी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा की जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा इसके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या विचारधारा इस ट्विटर वॉर को लेकर? सर, पहली बात तो ये, उनका नाम रिहाना नहीं है, रियाना है। वो स्पेल ऐसा होता है तो लगता है रिहाना। तो रियाना ने जो कहा, और आपने ठीक कहा, उसने यही कहा ना कि वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इशू। इस मुद्दे पे हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मुद्दा इतना फैल गया है। किसान अपनी मोस्ट जस्टिफाइड डिमांड्स को लेकर 70-80 दिनों से बैठे हुए हैं, घनघोर ठंड में, कड़ाके की सर्दी में, इतनी मुसीबतों को पालते हुए, यानी मुसीबतों को झेलते हुए। ना उनके पास बिजली ढंग की है, न पानी ढंग की है, न वाईफाई है, न कोई सहूलियतें हैं, लेकिन वो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर, मोस्ट जस्टिफाइड मांगों को लेकर, जिनके समर्थन में हम जैसे लोग शुरू से रहे हैं, और आज उनके बारे में अगर रियाना ने कहा है तो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। ये वहीं की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ रियाना की बात नहीं है, बल्कि आप और लोगों को देखें। आप मीना हैरिस को देखें, जो कमला हैरिस, जिनके ऊपर कल आप इतना नाज करते थे और अभी भी शायद करते होंगे बहुत लोग, कि जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, उनकी भतीजी या भांजी हैं वो मीना हैरिस। आप देखें अपने ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को देखें, उसने भी कितने दर्द के साथ इस विषय को उठाया है। या मरील स्ट्रीप, दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत चंद कलाकारों में से एक, स्टार्स में से एक, मरील स्ट्रीप से लेके कितने सिंगर्स ने, कितने सेलिब्रिटीज़ ने, कितने लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, कितने जगह के लीडर्स ने, मेयर्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने दुनिया के। और उसको आप इस बार रियाना के कहने पर आप इतने थरथरा जाते हैं, इतने हिल जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री, पहली बार देख रहा हूँ, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, और पहली बार देख रहा हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री जो एक इंडिविजुअल के बयान को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए बयान देता है, जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ। अरे भाई, तियानमेन स्क्वायर में चाइना में अगर टैंक बाहर निकल गया था नौजवानों के ऊपर या छात्रों के ऊपर, तो दुनिया भर के हम तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी? उसी तरह से हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में खुद कह के आए थे कि अगली बार ट्रम्प सरकार, तो हम तो इसको अमेरिका के इंटरनल मैटर्स का मुद्दा नहीं मानते हैं, हम तो कहते हैं ठीक है। और दूसरी बात कि हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि
ये ग्लोबल कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी। तो ग्लोबल कम्युनिटी या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग, तो फिर उसमें अगर उसकी बात उठती है, हमारे लोगों की, चाहे विश्व के नागरिकों की बात उठती है, जहाँ जो मुद्दा पूरा विश्व व्यापी हो चुका है, उस मुद्दे पे जो लोग बात करते हैं, तो वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, अच्छा है। उससे उसको और प्रकाश मिलता है, बल मिलता है। इससे ये नहीं कह सकते हैं आप कि ये इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस हो रहा है। अब बात यहीं पे नहीं रहे, मैं जानता हूँ अब अगला सवाल जो आप करेंगे उस पे भी इसको जोड़ता हूँ कि एक्सटर्नल अफेयर्स बयान देता है, उसके बाद और हमारे बहुत सारे लोग, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, हमारे फिल्मों के लोग हैं, कोई फिल्मों में दो गुट वगैरह नहीं, फिल्मों में कोई गुट ही नहीं है। बस चंद लोग जो हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मौके बेमौके सामने आते हैं। कभी आपने आज तक नहीं देखा होगा पूरे फिल्म इंडस्ट्री को एक गुट और एकजुट होते हुए कोई आंदोलन में शामिल होते हुए, या शायद किसी आंदोलन की मदद करते हुए, कभी नहीं देखा होगा। ये अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने मस्त रहते हैं लोग। लेकिन अब इस बार जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, और वो भी रियाना के खिलाफ में, या वर्ल्ड के इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जिन्होंने बातें की, उनके विरुद्ध में जो बातें की उन्होंने, वो साफ लगता है कि वो ट्विटर टू ट्विटर, उनको ट्विटर, उनके ट्विटर के लिए उनको दबाव उन पे डाला गया है, वो भय के शिकार हुए हैं, घबराहट के या बौखलाहट के शिकार हुए, या चमचागिरी के तहत या डर के तहत। जैसे मैंने कहा, कईयों के ट्विटर तो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, शब्द, सारे शब्द मिलते जुलते हैं, बिल्कुल ट्विटर आइडेंटिकल हैं। ये बगैर किसी एजेंसीज के या सरकारी दबाव के हो ही नहीं सकता है कि इतने सारे लोग या कुछ सारे लोग जो फिल्म उद्योग के हैं, जो आज तक कभी सामने आए नहीं, किसानों के दर्द पर सामने नहीं आए, जो आज तक कभी ये भी नहीं कहा उन्होंने कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि अगर पक्ष ना भी लें तो कह सकते थे किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी इंसाफ हो। सर, आपने जिक्र यहाँ पर डर की है, तो आपने ये भी कहा कि एक लंबा समय लग गया फिल्मी सितारों को एक साथ आकर इसके समर्थन या विरोध में अपनी आवाज जो है सामने मुखर होकर रखने की। तो इस डर की जो शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, आखिर किसका डर है बॉलीवुड को कि जो किसी के कहने पे या करने पर ट्वीट कर रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों के ट्वीट्स मैच हो रहे हैं, जो शब्द हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं। और ये डर तो जाहिर है, ये राग सरकारी, जो इन्होंने राग सरकारी का डर से राग दरबारी गा रहे हैं ये लोग जो राग दरबारी गा रहे हैं अचानक, क्या मुझको देश से प्रेम नहीं है? मुझे अपने भारत से प्रेम नहीं है? क्या मेरी देशभक्ति पे, राष्ट्रभक्ति पे कोई शक कर सकता है? मैं कितनी बार पाकिस्तान गया हूँ, दुनिया जहान गया हूँ, चाइना गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, कितनी बार कहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन आज तक तो मैंने मेरी राष्ट्रभक्ति पे कभी किसी ने शक नहीं किया। अगर आपके अंदर खुददारी है, अगर आपके अंदर में देश प्रेम है, अगर आप अपने अंदर आपको विश्वास है, तो फिर आपको खुलकर सामने आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप राग दरबारी गाना शुरू कर दें सरकार के भय से या एजेंसीज के भय से कि तुम पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी से करो, ये ड्राफ्ट है, यही तुम भी कर दो और औरों को करा दो। एक दो तो ऐसे लड़के इतने अच्छे हैं जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, उनसे भी करवा दिया गया। सर, आपका आरोप किसी एक पार्टी को लेकर है? मैं तो अब सारे मित्र ही हैं चारों तरफ। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कांग्रेस की खुद ही कह रहे हैं कि ये सब भाजपा द्वारा किया गया है, तो आपका भी कटाक्ष क्या साफ तौर पर इन्हीं की तरफ है? मैं तो कह चुका हूं, मैं तो अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं पक्ष में भी हूं, विपक्ष में भी हूं, मैं इनके साथ भी रह चुका हूं सालों से, मैं अपने बर्तनों को पहचानता हूं। तो मैं तो फिलहाल सरकार और सरकारी दबाव और सरकारी एजेंसीज के भय की वजह से ये किया है लोगों ने, या इनसे करवाया गया है। तो इससे क्या हुआ, आज पूरे इनके इमेज को, मेरे तो अपने लोग हैं इंडिविजुअली, सब बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इतनी इज्जत करता हूँ। कोई स्पोर्ट्समैन ने भी, एक स्पोर्ट्समैन ने तो ट्वीट किया था, बहुत सही किया था। उसने कहा था कि साहब जैसे नाजी लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, दीपक शर्मा की आप बात कर, हाँ अच्छा, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं सुना। और जिस तरह जर्मनी के दो ये
जर्मनी में जो हुआ और जर्मनी जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके बारे में दुनिया जब आवाज उठा रही थी तो इंटरफेरेंस नहीं था, समथिंग लाइक दिस। उनका जिक्र किया है उन्होंने, हाँ, एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन बाद में लगता है उन्हें भी डराया गया, उन्हें भी कुछ बोला गया होगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो नहीं जानता हूं उनको, और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बहरहाल मैं फिर भी उनकी भावना की कदर करता हूं। अगर मैं विपक्ष में होना या कहीं आप दूसरा मत रखना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं आप, लोकतंत्र में है ना। ठीक है, आपको लगता है, हो सकता है आपकी बातें कुछ लोगों को चुभे कुछ देर के लिए, चुभे, लेकिन ठीक है, आपने लोकतंत्र में राष्ट्रहित में जनहित में बातें रखी हैं तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, इसके खिलाफत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा है, जैसे किसी ने कहा, महुआ मित्रा नहीं पार्लियामेंट में कहा है, वो इमरजेंसी तो छोड़ दीजिए, अभी तो कई लोगों को महसूस होता है कि अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा हुआ है, कई लोगों को ऐसा महसूस होता है। देश में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काने की विदेशी साजिश रची गई, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर विराट कोहली, लता मंगेशकर जैसी चर्चित हस्तियों ने देश की अखंडता को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ट्वीट के लिए दबाव बना रही है। तो बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में तो अब देशभक्ति भी गुनाह हो गया है। भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर विराट कोहली, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और अभिनेता अजय देवगन, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने 7 समंदर पार से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ट्वीट करके इन्होंने इंटरनेशनल साजिश के खिलाफ देश को आगाह किया था, देश को एकजुट किया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को इनके ट्वीट में साजिश दिखती है। महाराष्ट्र सरकार को शक है कि कहीं मोदी सरकार के दबाव में तो इन सितारों ने ये ट्वीट्स नहीं किए। यही वजह है कि अब देश के समर्थन में सितारों के ट्वीट की जांच का जिम्मा महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग को सौंपा गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर महाअघाड़ी सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना के राज में तो अब देशभक्ति करना भी गुनाह है, तो वहीं शिवसेना का कहना है कि जांच सितारों की नहीं बल्कि उस दबाव की जा रही है जो केंद्र सरकार सितारों पर बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो जांच सेलिब्रिटीज पे नहीं हुई है, जांच उस सरकार पे हुई है जो लोगों को फोर्स स्पीच कराते हैं, जो लोगों से अपने ट्विटर हैंडल यूज कर करके उनसे ट्वीट करवाते हैं। उसमें कोई क्राइम नहीं है, हम तो ये बात को मानते हैं कि वो अपना व्यक्ति स्वातंत्र का यूज कर रहे हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि जो समानता है, सभी ट्वीट की जो समानता है, आप चेक कर लीजिए वो किसको टैग किया गया है कि गैरों पे करम अपनों पे जुल्म। ऐ मेरे दोस्त ये जुल्म न कर। और इस तरह का जिस तरह का ये व्यवहार है, ये व्यवहार बिल्कुल कतई जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। दरअसल सितारों के ट्वीट की जांच का फैसला उस वार पलटवार का नतीजा है जो महाअघाड़ी सरकार और मोदी सरकार के बीच चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर किसानों के मुद्दे तक मोदी और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने हैं और अब इस राजनीतिक लड़ाई का शिकार देश की हस्तियों को होना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।